Hello everyone, I am Shalini Gupta and welcome you all on my channel Shalini E-Learning, and today I will be discussing about केमिकल वेपन कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन सभी जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो यूजीसी एस्पायरेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हम इस केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे केमिकल वेपन्स क्या होते हैं, केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स के क्या हैं, इनको एग्जांपल्स क्या हैं। उसके अलावा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों इस कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ी, हिस्ट्री क्या है इसकी, फिर ये कन्वेंशन कब आया और इसके बारे में सारे इसके डिटेल। इसके अलावा व्हाट आर दी मेथड्स टू कंट्रोल दीज केमिकल वेपन्स, और कौन सी ग्लोबल एग्रीमेंट है जो इस केमिकल वेपन के अलावा इस तरीके की केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन की डेफिनेशन इस कन्वेंशन के अंदर कुछ इस तरीके से है, जिसको मैंने सिंप्लीफाइड वे में इसमें प्रेजेंट किया है कि एनी डिवाइस, डिज़ाइन, इक्विपमेंट, मेथड, मशीनरी विच इज़ यूज टू प्रिपेयर, ट्रेड, ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट सच केमिकल सब्सटेंसेस विच इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडिएशन। ठीक है, सो दिस कुड बी द नेचर ऑफ दैट केमिकल सब्सटेंस एंड विच इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हजार्डस, लीथल एंड म्यूटाजेनिक इन नेचर and which is injurious and dangerous for the human health as well as animals, crop and property. So these chemical substances basically intentionally used against some enemy or in war situations. So these that is why these are known as chemical weapons. अब chemical warfare agents क्या होते हैं? तो chemical warfare agent वो हैं ऐसे chemical substances जो हम war situation में ऐसे chemicals को use कर रहे हैं for mass destruction. So इसीलिए हम इसको chemical warfare agents कहते हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे टीयर गैस है जिसको हम हिंदी में आंसू गैस के गोले कहते हैं, जो जिसका केमिकल जो मेजर कंपोनेंट है वो है ब्रोमो एसीटोन। तो आपने बहुत टाइम न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि मॉब को या पब्लिक जो गैदरिंग है उसको रिपेल करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस या फोर्सेस करते हैं कॉमनली। ठीक है, उसके अलावा क्लोरीन गैस एक चोकिंग एजेंट है। ठीक है, जो इमिडिएटली चोकिंग या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, एडवर्स सिम्टम्स शो कर सकता है। ठीक है, लंग डिसफंक्शनैलिटी कॉज कर सकता है। इसके अलावा एफिक्सिएंट्स है। एफिक्सिएंट्स ऐसे चोकिंग एजेंट्स होते हैं जो ईजिली आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल को कम करते हैं और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे रिड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से इमीडिएट डेथ हो सकती है किसी इंसान की। सो उसको हम एफिक्सिएंट्स कहते हैं। एफिक्सिएंट के एग्जाम्पल आपके कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड को कमर्शियली सेरिन भी कहते हैं। ठीक है, जो सेरिन का भी इस्तेमाल होता है एज अ केमिकल वॉरफेयर एजेंट। ठीक है, और हम ये सारे एजेंट डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से सिचुएशन में इनको यूज़ किया गया है। ठीक है, ये केवल एग्जाम्पल्स नहीं है, इनको एक्चुअली यूज़ भी किया गया है किसी किसी सिचुएशन में। इसके अलावा क्लोरोपिक्रिन है। ठीक है, फॉस्जीन है, डायफॉस्जीन है। तो ये सारी नर्व गैसेस, ये नर्व गैस है या नर्व एजेंट है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिसफंक्शनैलिटी कॉज करते हैं, एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के जो जितने भी केमिकल्स हैं ये डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, आपका ब्लड स्ट्रीम में जाकर आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, किडनी डिसफंक्शनैलिटी है, स्किन ब्लिस्टर्स हैं, स्किन कैंसर है या लंग डिसफंक्शनैलिटी है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, तो ये काफ़ी बड़े लेवल पर और काफ़ी सीवियर कंडीशन को कॉज करते हैं इस तरीके के केमिकल एजेंट्स। नाउ इस तरीके के केमिकल वेपन क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो सभी को पता है कि वॉर सिचुएशन में इस तरीके के जनरली यूज़ होते हैं। और जैसे हमने डिस्कस किया कि जब पुलिस और फोर्स जो है पब्लिक प्रोटेस्ट या पब्लिक गैदरिंग को रिपेल करने के लिए इस तरीके का जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस केस में भी इस तरीके के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंटेंशनली यहाँ पर हम किसी भी
एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इंटेंशनल यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस तरीके के केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट कॉज करता है, ये ज़्यादा बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, तो कोई भी जो पावरफुल कंट्रीज़ है, ठीक है, पोटेंशियल कंट्रीज़ है, वो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट इसको यूज़ कर सकती है, ठीक है। और क्यों यूज़ करते हैं? तो जनरली फॉर द एक्सपेंशन, फॉर इकोनॉमी, ठीक है, टू शो देयर सुप्रीमेसी, बिकम ग्लोबल लीडर, दीज आर द रीजंस, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या आपका जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ की वजह से इस तरीके की केमिकल सब्सटेंसेस को वॉर सिचुएशन में किसी कंट्री के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो जनरली इस तरीके के केमिकल्स जो हैं आपके रिसोर्सेज पे अफेक्ट करते हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, आपका मैन पावर है, इसको सडनली एक लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्ट करते हैं, इसको डिक्लाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री का इकोनॉमी बहुत आसानी से हम उसको कम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक ईजीएस्ट और एक डेडलीस्ट वे हो सकता है किसी भी कंट्री में या किसी एनिमी जो नेशन है उसके अगेंस्ट इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा ह्यूमंस पे और जो क्रॉप्स पे या फिर एनवायरनमेंट पे डिस्कस कर सकते हैं। तो जितने भी नर्व एजेंट हैं, ठीक है, तो या चोकिंग एजेंट्स हैं, तो वो सीवियर वे में जो है आपका रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा इनिबिशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, इट कैन कॉज इमीडिएट डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। If the concentration of the nerve agent is very high, it can cause death immediately. Increase incidence of ischemic heart diseases, malignant diseases, tumors, congenital birth defected. तो in case of like atomic bomb, ठीक है, रेडिएशंस, यूरेनियम, इस तरीके का अगर जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, ठीक है, अगर हम एटॉमिक बॉम्ब जो है ड्रॉप करते हैं तो उसका रेडिएशन काफ़ी लंबे समय तक जो है उस पूरे एनवायरनमेंट सराउंडिंग ह्यूमंस पे हम देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक ये अफेक्ट कॉज करेगा उस कंट्री के पॉपुलेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इस तरीके के इंटेंशनल जो पेस्टिसाइड्स या बनाए जाते हैं जैसे डीडीटी, ठीक, जो फार्मर्स को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो उसको डीडीटी को 1992 में बैन भी किया गया। तो इस तरीके के केमिकल्स जो आपके क्रॉप्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके प्रोडक्टिविटी को लो कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो सॉइल क्वालिटी है, ये जो बेसिक रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से किसी कंट्री का इकोनॉमी जो है का फाउंडेशन है उसको ये हिला देते हैं इस तरीके के इंसिडेंट, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो ये जितने भी हमारे जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स पे इस तरीके के केमिकल्स या जो पेस्टिसाइड स्प्रे है, ठीक है, ये भी काफ़ी आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चरल क्रॉपलैंड में, तो ये पॉलिनेटर्स का पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं। यानी बी पॉपुलेशन है, हनी बी है, आपका बटरफ्लाई है, बर्ड्स हैं जो एक नेचुरल पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। पॉलिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी फॉरेस्ट या प्लांट रीजनरेशन के लिए, जो नेचुरल रीजनरेशन फिनोमिना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम जिसकी वजह से मेंटेन होता है। तो अगर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे, ये छोटे इंसेक्ट्स या आपके एनिमल्स नहीं होंगे, फ्लाइज और बीज, तो ये पॉलिनेशन का फिनोमिना जो है रुक जाएगा, जिसकी वजह से रीजनरेशन कैपेसिटी या इकोसिस्टम स्टेबिलिटी जो है, प्रोडक्टिविटी, वो पूरी तरीके से कम हो जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं ह्यूमन बॉडी पे और एनवायरनमेंट पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कौन से केमिकल यूज़ किए गए, किस सिचुएशन में, कब यूज़ किए गए ये केमिकल वेपन्स। सो केमिकल वेपन्स पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किए गए 1914 में। इसमें जो ईरान और इराक के बीच का जो वॉर हुआ था, ईरान ने मस्टर्ड गैस और टैबून का इस्तेमाल किया था। सो क्लोरोइथाइल सल्फाइड एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड क्लास के केमिकल्स का यूज़ हुआ था, ठीक है, जो कि आपके नर्व एजेंट्स हैं। इराक के अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया था। फिर सीरिया सिविल वॉर में सेरिन का इस्तेमाल किया गया था। सेरिन जो है एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्लास के कंपाउंड है, ठीक है। फिर यूनाइटेड स्टेट ने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट ल्यूसाइड, विच इज़ अगेन अ न्यू आपका नर्व एजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके के केमिकल्स का यूज़ इन वॉर सिचुएशन में ऑलरेडी किया जा चुका है। सबसे पहली बार अगर हम बात करें
कि जर्मन आर्मी ने चोकिंग एजेंट का इस्तेमाल किया था वॉर सिचुएशन में, विच इज़ क्लोरीन गैस। ठीक है, अगर और भी कंपैरेटिवली बात करें कि सबसे डेडलीस्ट नर्व एजेंट कौन सा है, तो वो है VX, विच इज़ ऑर्थो इथाइल सल्फर डाई आइसोप्रोपिल अमीनो मिथाइल फॉस्फोनोथायोलेट। ठीक है, तो ये इसका पूरा केमिकल नाम है VX का। ग्लोबल लेवल पर बात करें कि कौन सी कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा केमिकल वेपन्स हैं, ठीक है, कौन स्ट्रांगर है इसमें, वो है रशिया। अब यहाँ पर रशिया जो काफ़ी इसके पास जो केमिकल वेपन है, तो रशिया यूक्रेन वॉर जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, तो रशिया अब अगर ऐसे मनचाहे तरीके से अगर कोई कंट्री काम करने लगे तो रशिया चाहे तो वो केमिकल वेपन ड्रॉप कर सकता है यूक्रेन को एक बार में, पूरा उसका जो इकॉनमी है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, बट केमिकल वेपन कन्वेंशन है तो कोई भी अपने मनचाही एक्टिविटीज़ में या एक्शन नहीं ले सकता। ठीक, तो रशिया जो है, रशिया यूक्रेन वॉर में US का ऐसा कहना है, जैसे रिसेंटली US ने ऐसा कहा कि रशिया जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, पोटेंशियल है, जिसके पास केमिकल वेपन्स है, तो वो दे आर प्लानिंग टू यूज़ इट अगेंस्ट द यूक्रेन। ठीक है, बट रशिया से यूक्रेन में US जो है अपने काफ़ी ज़्यादा केमिकल वेपन लेबोरेटरी सेटअप कर चुका है, बायोलॉजिकल वेपन बना चुका है, दे आर रेडी टू प्लान इट अगेंस्ट और यूज़ इट अगेंस्ट रशिया। सो US एंड रशिया जो है इनके बीच में हमेशा एक कोल्ड वॉर होता है, तो जो भी यूक्रेन जो है इसीलिए वो सपोर्ट किया जा रहा है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच का मामला है, तो इट इज़ ऑटोमेटिकली सपोर्टेड बाय US। यूक्रेन जो है US को सपोर्ट कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो न्यूज़ में है जैसे कि यूक्रेन इज़ सपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड, वेपन्स, ठीक है, बाय फ्रॉम US। अब केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है, ठीक है, तो केमिकल वेपन इतना ज़्यादा जो World War I और World War II कंट्रीज़ के बीच में इतना ज़्यादा जो मतलब डिस्ट्रक्शन और इतना मास लेवल पर जो लॉस हुआ, ठीक है, तो इनको हम मतलब इसको रोकने के लिए केमिकल वेपन कन्वेंशन बनाया गया 1997 में। ठीक है, ये इस ईयर से इफ़ेक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। इंडिया के अंदर भी केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट लाया गया, 2000 में इसको साइन किया गया। इस कन्वेंशन के अंदर इंडिया में एक अथॉरिटी फॉर्म की गई 2005 में, जिसको नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा केमिकल वेपन कन्वेंशन के अलावा और कौन सी अग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल जिसके थ्रू इन केमिकल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उसके कुछ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट है। मल्टीलेटरल अग्रीमेंट वो होते हैं जिसमें बहुत सारे नेशंस जो हैं अग्री करते हैं किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, तो उसमें जैसे बेसल कन्वेंशन को बहुत सारी कंट्रीज़ ने अग्री किया है, साइन किया है। बेसल कन्वेंशन क्या है? बेसल कन्वेंशन 1989 में आया है। इट इज़ टू कंट्रोल, इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल करना हज़ार्डस वेस्ट, हज़ार्डस सब्सटेंसेस को, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चरिंग को, डिस्पोजल को, देयर ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट। तो ये बेसल कन्वेंशन था। फिर 1998 में रोटरडैम कन्वेंशन आया, विच इज़ टू कंट्रोल द ट्रेडिंग ऑफ सच टॉक्सिक एंड हज़ार्डस सब्सटेंसेज, स्पेशली पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस तरीके के केमिकल्स को कंट्रोल करना रोटरडैम कन्वेंशन के अंदर स्पेसिफाई किया गया। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन आया 2004 में, एनफोर्स किया गया। ये किसके लिए था? ये POPs के लिए था, डर्टी डजन्स, जिसमें कि 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को लिस्ट किया गया, जिसमें आपका डाईफ्यूरेंस, डाईऑक्सिन्स और जो है जितने भी पॉलीक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं, क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसको लिस्ट किया गया इसके अंदर। ठीक है, अब केमिकल वेपन का कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स, देयर डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल। सो ऐसे किसी भी एक्टिविटीज़ को रोकना जो केमिकल वेपन की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और उसको स्टोरेज या डिस्पोजल से रिलेटेड हो या इसके यूसेज से रिलेटेड हो, तो ऐसी सारी एक्टिविटी को रोकथाम करना या रोकना, प्रिवेंट करना इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन। एम क्या है इनका कि ये जो जितने प्रोविजंस हैं इस कन्वेंशन के अंदर, इसके थ्रू इनका मेन गोल ये है कि हम सारे ही तरीके की जो कैटेगरीज़ के केमिकल वेपन्स हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना, उसको ग्लोबल लेवल से उसको एलिमिनेट करना।
ठीक है। सो कैटेगरीज़ का यहाँ पे ये मतलब है कि जितने भी आपके कैटेगरी ए बी सी केमिकल वेपन्स हैं, जैसे कि नर्व एजेंट है या चोकिंग एजेंट है या आपका म्यूटाजेनिक सब्सटेंसेस है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। तो हर तरीके की कैटेगरी के केमिकल्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना इज़ द गोल ऑफ दिस केमिकल वेपन कन्वेंशन। सो ऑब्जेक्टिव एंड goal of this convention is cleared. Now, what are the general methods and strategies to control केमिकल वेपन्स? तो जनरल स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं? प्रिपेयर्डनेस हो सकता है, ठीक है। किसी कंट्री के अंदर एक ऐसी अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को लेकर पहले से प्रिपेयर हो, उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो, जो इवॉल्व डे टू डे इवॉल्व इंफॉर्मेशन है उससे अपडेटेड हो, ठीक है। किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन गैप ना हो, रिस्क एनालिसिस प्रॉपर, देन मेडिकल फैसिलिटी स्ट्रांग हो, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन चीज़ों पे काम करता हो, तो हम इस तरीके के वेपन्स या केमिकल से हम आसानी से इसको फाइट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जनरल मेथड क्या है? इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इज़ जनरली कंबशन, यानी कि बर्न करना, एक क्लोज वेसल में हाई टेम्परेचर पे उसको कंबस्ट करना, ताकि इस लेवल पे कि वो एशेस में कन्वर्ट हो जाए या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे उसका टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो कम हो सकता है। देन हाइड्रोलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में उसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग पोल्यूशन अबेटमेंट सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट, सो ये एक स्ट्रैटेजी है। देन एमिशन मॉनिटरिंग, सो इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं केमिकल वेपन्स। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल वेपन कन्वेंशन एंड देयर बैकग्राउंड. Hopefully you like this lecture, and thank you so much for your time. If you like it, please share, like and subscribe my channel.